तो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम चिंतन थिंकिंग पढ़ने वाले। देखिए, चिंतन जो है एक टॉपिक है, सीटेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस बहुत भरमार रहती है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखिए चिंतन क्या होता है। चिंतन जो होता है, हमारे मन मस्तिष्क में जो भी विचार चलते हैं, किसी भी समस्या आती है और उस समस्या का समाधान जब तक नहीं होता तब तक जो विचार आते हैं हमारे मस्तिष्क में, उन विचार ही चिंतन कहलाते हैं। वो विचार चिंतन कहलाते हैं। जैसे देखिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। समझिए, मतलब कि मान लीजिए आपके सामने सीटेट की समस्या है कि सीटेट का पेपर आपको पास करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगी कि सीटेट के लिए पढ़ना क्या क्या है। तो सिलेबस की बात हो गई, आपने जैसे तैसे करके सिलेबस ढूंढा, सिलेबस आपको मिला। उसके बाद आपने देखा कि अब तैयारी कहाँ से करें। सिलेबस मिला, बेस्ट टीचर हो, बेस्ट प्लेटफॉर्म हो, तो आपने यूट्यूब पर अलग अलग जगह पर ढूंढे। तो आपको कई टीचर भी मिले जो अच्छे पढ़ाते हैं, तो आपने वहाँ से जो है पढ़ना स्टार्ट किया। फिर जो एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है और फिर आपका जो तैयारी होती है, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद में जब आपका पेपर लगता है और अब तब आपका पेपर लग जाता है, तब आप पास हो जाते हैं, तब आपके चिंतन मतलब कि तब आपकी समस्या का समाधान हुआ। तो आपको इस सभी प्रोसेस में जो आपने विचार किया, मन मस्तिष्क में आपके में जो विचार उत्पन्न हुए, जो जो विचार किए, जो समस्या का समाधान करने के लिए जो विचार आपके मस्तिष्क में आए, वो विचार चिंतन कहलाते हैं। देखिए, चिंतन जब उत्पन्न होता है तो समस्या उत्पन्न होने से चिंतन का आरंभ होता है और समस्या समाधान होने तक चलता है। जैसे कि अभी आपके सामने सीटेट के पेपर की, सीटेट एग्जाम की पास होने का डर है, बैठा हुआ है कि सीटेट एग्ज़ाम पास हो। तो जब सीटेट एग्ज़ाम आई हुई है, अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब से आपके मस्तिष्क में जो है विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो समस्या कहाँ उत्पन्न हुई? सीटेट। और चिंतन आरंभ कहाँ से हुआ? इस सीटेट की समस्या से। तो समस्या उत्पन्न होने से चिंतन का आरंभ होता है और जब आपका सीटेट का एग्ज़ाम लग जाएगा तब तक ये चलती रहेगी, ये चिंतन की प्रक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि चिंतन के प्रकार। के चिंतन जो है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, पहला चिंतन का प्रकार है स्वैलीन चिंतन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसका मतलब होता है स्वयं में लीन रहना। व्यक्ति खुद में ही खोया हुआ रहता है और ऐसी ऐसी कल्पनाएं सोचता रहता है कि जिनका कोई वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं होता, कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता। वो स्वैलीन चिंतन कहलाता है। वास्तविक स्वरूप से मतलब है कि आप आत्माओं के बारे में सोचते हैं कि आत्माएं वास्तव में होती हैं, नहीं होती। आप सोचते हैं कि वह जगह अभी रात में वहाँ जाऊँगा तो भूत मिल जाएगा, तो उनका वास्तविक स्वरूप नहीं होता। आत्माएं अमूर्त होती हैं, दिखाई नहीं देती, तो इनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता। ऐसी कल्पना करना वो कहलाती है ऑटिस्टिक थिंकिंग, स्वैलीन चिंतन कहलाता है। ठीक है, यथार्थवादी चिंतन दूसरा है रियलिस्टिक थिंकिंग, जिसका वास्तविक जीवन से संबंधित होता है, वास्तविकता से संबंधित होती है, जिनका मूर्त रूप होता है। ठीक है, अब जो हम सोचते हैं, जैसे कि सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आप सोचते हैं कि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम पास हो जाए और 110 नंबर हो सकता है आपके 110 के ज़्यादा भी आ जाए। तो आपके क्या हुआ, ये एक आपकी वास्तविक जीवन से संबंधित है, वास्तविकता से संबंधित है। यथार्थवादी चिंतन जो रियलिस्टिक थिंकिंग है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग, देखिए ये दोनों चिंतन है, इनको मैं एक साथ समझाऊंगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए, पहला है कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरा है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। दोनों में आपको फ़र्क थोड़ा सा है। देखिए, कन्वर्जेंट का मतलब होता है छोटी सोच का, संकीर्ण सोच का, नैरो। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है, और ये वृत्त की परिधि है, तो सारी समस्याएं कहाँ पर केंद्रित हो जाती हैं? केंद्र पर। इस केंद्र पर जो है सारी समस्याएं केंद्रित हो जाती हैं और चाहे आपको कोई सा भी समाधान हो, समस्या कैसी हो, उसका सिर्फ एक ही समाधान होता है। अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास समाधान तो है नहीं कि तुक्का लगा लो। बाई चांस आप तुक्का लगा लेते, अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो आप तुक्का नहीं लगा पाते। लेकिन अगर अब नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो फिर आपके पास में एक ऑप्शन बचता है कि आप पढ़ाई करें ज़बरदस्त, तो आप नेगेटिव मार्किंग में आप तुक्का नहीं लगा पाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होती तो। लेकिन अभी फ़िलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीटेट में, तो आप तो कुछ क्वेश्चंस में आप तुक्का लगा देते हैं, लेकिन पढ़ना तो तब भी पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर है कि आपके पास सिर्फ एक है कि आपको पढ़ाई करनी है, तो ही आप पास होगे सीटेट के एग्ज़ाम में। आपके पास सिर्फ एक समस्या का एक ही समाधान है। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है?
दिल्ली। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसी तरीके से सिर्फ जिसका एक जवाब हो, कहते हैं ना 2 और 2 कितना होता है? 4। सिर्फ एक जवाब हो जिसका। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत वाला, मतलब क्लोज एंडेड होता है। मतलब कि आपने जवाब दिया, वहीं क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया। क्वेश्चन का आंसर देते ही वो समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने पूछा भारत की राजधानी, आपने कहा दिल्ली, आगे कुछ नहीं बोलना आपको, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स मतलब कि एक बॉक्स में पैक होता है, आपने उतना ही बोला है। कहते हैं ना, जैसे आरएस के एग्जाम में पेपर लगता है कि 50 वर्ड्स का आंसर लिखो, तो 50 वर्ड्स, ना ही आपको ज़्यादा लिखना ना ही आपको कम लिखना, सिर्फ उतने ही वर्ड्स में आंसर देना है। तो इसी तरीके से आपको एक लिमिट होती है इसमें आंसर की, इनसाइड द बॉक्स लिमिट्स होती है आंसर की, सिर्फ 1 वर्ड आंसर होता है, ठीक है। वहीं अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होती है? समस्याएं एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, समस्याएं जो होती हैं उल्टी हो जाती, केंद्र से मतलब दूर ज़्यादा हो जाती हैं, समस्या का समाधान ज़्यादा होता है। इसमें कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे आपसे कहा जाए दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करो, और ये राजस्थान स्टेट है, उसका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अलवर, तो आप अलवर की विशेषताओं का वर्णन करो। तो आप अलवर की विशेषताओं का वर्णन करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे आप कि यहाँ पे एक मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है, यहाँ पर जो है एक बाला किला है, ठीक है। और भी जैसे कि अलवर जो है एक सिटी है, उसमें काफ़ी एक म्यूजियम भी बना हुआ है, एक म्यूजियम भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको जो यहाँ पे सिलिसेट झील भी है, भानगढ़ का किला है अलवर में देखने लायक, तो यहाँ पे जो इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। मतलब कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड मतलब कि आपको ये नहीं कि आप फिक्स इतना ही 50 वर्ड्स में आंसर दो, इसका आप ज़्यादा वर्ड्स में भी आंसर दे सकते हैं, देंगे, और हो सकता है आपका कम भी हो सकता है, लेकिन 1 वर्ड आंसर नहीं होगा, ठीक है। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड मतलब कि इसका अंत नहीं है, अगर ज़्यादा हो सके तो आप लिखते ही जाएंगे इसके बारे में, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि जो बॉक्स है इसके लिमिट नहीं है कि इस बॉक्स के बराबर ही लिखा जाएगा, आप इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं, मतलब बॉक्स से तो बड़ा ही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला जो थिंकिंग है वो है आलोचनात्मक चिंतन। क्या है आलोचनात्मक चिंतन? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि गुण और दोषों को किसी बात को स्वीकार करते हुए कार्य करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति में गुण और दोष दोनों हैं, अब कोई कह रहा है कि ये गुण इस व्यक्ति में है और कोई कह रहा है कि ये इस व्यक्ति में दोष भी है, एक बीच का व्यक्ति उन दोनों को स्वीकार कर लेता है तो वो आलोचनात्मक हो जाता है, उसने आलोचना भी की और स्वीकार भी कर लिया। गुड और बैड का मतलब अच्छे और बुरे का निर्णय लेने का सिद्धांत भी आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जो चिंतन के जो अन्य प्रकार हैं वो है, पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, मतलब कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट का अर्थ होता है मूर्त, इसका अर्थ होता है मूर्त। मूर्त मतलब कि जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो बोलना नहीं जानता, लेकिन उसे हम बोलना सिखा रहे हैं, उन्हें चीज़ों के बारे में ज्ञान करना सिखा रहे हैं। तो हमने उस छोटे बच्चे से कहा बेटा ये पानी है, तो बच्चे के हमने साथ में क्या दिखाया? पानी दिखाया और उसे कहा कि बेटा ये पानी है। इसी तरीके से बच्चे के सामने पेन रखा और बच्चे से कहा बेटा ये पेन है, तो बच्चे के साथ में आपने पेन दिखाया और फिर साथ में उसे कहा कि ये पेन है। तो जो चीज़ मूर्त दिखाई जाती है और उसका मूर्त चीज़ें दिखा करके उसका ज्ञान कराना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है, ठीक है। दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है अमूर्त, अमूर्त का अर्थ जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, मतलब कि चीज़ों को न दिखा करके उसके बारे में सोचना विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। अब मान लीजिए आप किसी बच्चे से कहो बेटा ये बताओ कि लंबी पूँछ, ठीक है, लंबी पूँछ है, शरीर पर बाल है और दहाड़ता है, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? उसने चिंतन कर लिया, पहले जाना हुआ तो उसने सोचा कि ये कौन है? शेर है, ठीक है। लेकिन वहीं हमने बोला कि पूँछ है उसके, ठीक है, और बाल, शरीर पर बाल है लेकिन वो भौंकता है, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? कुत्ता। लेकिन हमने उसे कुत्ता थोड़ी दिखाया, हमने सिर्फ उसे वो जानकारी दी जिससे वो चिंतन कर सके। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में, हमने कुत्ते के बारे में कुत्ता उसे सीधा थोड़ी दिखाया था कि बेटा ये क्या है, हमने सिर्फ उसे कुछ विशेषताएं बताई और उससे पूछा कि ये क्या है।
तो वो इस तरीके की जो चीज़ें दिखाई नहीं देती और फिर उनके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है। काल्पनिक चिंतन पूर्व अनुभवों के आधार पर हम जो कल्पना करते हैं वो काल्पनिक चिंतन कहलाता है। काल्पनिक मतलब कि जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, पहले के जो अनुभव है हमारे उन पर हमने कभी बना ली, अनुभव पहले गए, हमने उसके बारे में कुछ सोचा, कल्पना की, तो उस तरीके का चिंतन काल्पनिक थिंकिंग कहलाता है। काल्पनिक चिंतन इमेजिनरी थिंकिंग कहलाता है। अगला है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन कहलाता है और ये चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। जैसे कि मैथ में जो है लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें कि 2 और 2 4 ही होते हैं, तो इसका लॉजिक बताओ कि 4 क्यों होते हैं। तो इस तरीके से जो लॉजिकल थिंकिंग है, मल्टीप्लिकेशन की, में जो ऐड की, सब्सट्रैक्शन की, डिवीजन की, इसी तरीके से जो और भी लॉजिकल थिंकिंग्स जो है वो थिंकिंग में जब हम तर्क करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं ना कि वो वार्तालाप हो जाती है, किसी चीज़ पे बहस करना, तो उसमें लॉजिकल थिंकिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चिंतन टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जो भी टॉपिक ख़त्म हो रहा है हम यहाँ पर पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद में हम जो है हर एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है।